लोगों को मैंने सिखानी भी थी कि आप लोग किया यूं करें कि लिंक का वेट जो है ना वो ना किया करें। आपको एक तो उम्मीद है कि नोटिफिकेशन भी आ रहा होगा गूगल कैलेंडर का। दूसरा ये है कि ये जो है ना आपका टीम्स में आएंगे ना आप लोग, कि आपकी टीम है कैम्बल बायोलॉजी, ठीक है। यहाँ पे ये आपके जो है ये इसमें यहाँ पर आएंगे टीम्स में मेन स्क्रीन पे, तो यहाँ पर कैलेंडर आ जाता है, ठीक है। कैलेंडर में आप आएंगे तो यहाँ पर आपकी क्लास जो है वो हुई भी है, शेड्यूल हुई भी है। अब यहाँ से आके सिंपली इसके ऊपर क्लिक किया करें और इसको ज्वाइन कर लिया करें। तो ये जो ये अब मैंने रिकॉर्ड भी कर लिया, आपको प्रॉब्लम आती है तो इसी लेक्चर में आपके देख लीजिएगा। तो आप किसी भी टाइम इसको, खास तौर पे जो आपका टाइम है ना, उसमें तो आप विदाउट एनी परमिशन इधर एंटर हो सकते हैं। जस्ट कम इन टू द कैलेंडर, कैलेंडर में आके विदाउट एनी परमिशन आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें ना। तो सिर्फ टाइम पे, अगर आप टाइम के अलावा ज्वाइन करते हैं तो फिर मेरे पास नोटिफिकेशन आएगा कि फ़लाँ ज्वाइन करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस दौरान आप बिल्कुल विदाउट एनी प्रॉब्लम क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये काम कर लिया करें। लिंक जो है वो उसका एज सच वेट करना वो ज़रूरी नहीं है, ठीक है। इस तरह कोशिश कर लें आगे से ना, तो वो आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए, बजाय इसके कि आप इतनी देर बैठ के वेट करते रहें। अच्छा जी, कल का एक रिकैप ले लेते हैं बेटा। कल का हमारा जो चैप्टर था उसके अंदर हमने ये देखा था कि हमारे पास जो डाइवर्सिटी है दैट एक्चुअली इज स्टार्टिंग विद द सुपर ग्रुप एक्सकेवेटा। और एक्सकेवेटा हमने स्टार्ट किया था और हमें ये पता लगा था कि एक्सकेवेटा इज कॉमन फॉर बोथ मिलर हार्ले एंड कैम्बल बायोलॉजी, इन दोनों में डिस्कस हुआ हुआ है। इसमें हमने अभी सिर्फ फोर्निकेटा या डिप्लोमोनेड्स डिस्कस किए थे, ठीक है। पैराबैसेलिया जो है वो हमने अभी डिस्कस करने थे। तो डिप्लोमोनेट्स जो हैं वो हमने डिस्कस किए थे, जिनको हमने फोर्निकेटा कहा था, और इनकी एक क्लासिफिकेशन जो है वो मैंने आप लोगों के साथ टीम्स पर भी एज ए रिसर्च पेपर मैंने आपसे शेयर कर दी थी। तो अब आते हैं हमारे पास नेक्स्ट जो सुपर ग्रुप का अगला ग्रुप जो है वो हमारे पास आ जाता है कौन सा वाला, पैराबैसेलिया या पैराबैसेलिड्स, दोनों जो इसके नेम्स हैं वो वैलिड हैं ये कैम्बल और मिलर हार्ले के लिए। अब जो पैराबैसेलिया है ये भी वंस अगेन एक बात अब यहाँ पर, ये वो ग्रुप है जिसको क्या समझा गया था कि ये ए माइटोकॉन्ड्रिएट्स हैं। कल बात हुई थी ना, ए माइटोकॉन्ड्रिएट्स। इनको भी इनिशियली जब लीनियन टेक्सोनोमी में क्लासिफाई किया गया ना, तो जब आपका जो है वो बनाया गया किंगडम प्रोटिस्टा बनाया गया, तो ये समझा गया कि जिसको मैंने कल भी आपको कहा था कि इनको मिस्टेकनली ये समझा गया था कि माइट बी दीज आर ए माइटोकॉन्ड्रियट्स, यानी वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। यहाँ से क्या बात साबित होती है कि इनके अंदर रिड्यूस्ड है, इनके अंदर भी फंक्शनल उस तरह से नहीं है, ठीक है। और इनका जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसका नाम होता है हाइड्रोजिनोसोम। ये देखिए यहाँ पर अ, ये लिखा होगा जी, ये देखिए हाइड्रोजिनोसोम्स, ये रहा हाइड्रोजिनोसोम्स। इनके जो माइटोकॉन्ड्रिया उसको आप हाइड्रोजिनोसोम कहते हैं। ये हाइड्रोजिनोसोम जो है बेसिकली इसके बारे में ये कहा जाता है कि जनरेट सम एनर्जी एनारोबिकली रिलीजिंग हाइड्रोजन गैस एज ए बाय प्रोडक्ट। ये जो है वो एक वो है इनका फीचर है, यानी रिड्यूस्ड माइटोकॉन्ड्रिया इनको ए माइटोकॉन्ड्रिएट कंसिडर किया जाता था। लेकिन इनका जो माइटोकॉन्ड्रिया था या इनका वो जो स्ट्रक्चर था वो बेसिकली एनर्जी अब भी बना रहा है। यानी इसका मतलब ये है कि इनको इनका जो ए माइटोकॉन्ड्रिया था या रिड्यूस्ड माइटोकॉन्ड्रिया है जिसको आपने हाइड्रोजिनोसोम कहा है, ये अभी भी एनर्जी जनरेट कर रहा है। लेकिन किस तरह जनरेट कर रहा है, एनारोबिकली। ये एरोबिकली एनर्जी जनरेट नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये एक बड़े गौरतलब बात है कि आपने पहले ये बात पढ़ी हुई है कि माइटोकॉन्ड्रिया का काम ही ये है कि इसने एरोबिकली जनरेट करनी है। लेकिन इनका जो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है वो एनर्जी जनरेट कर रहा है और बाय प्रोडक्ट के तौर पे क्या रिलीज कर रहा है, हाइड्रोजन। एनारोबिकली एनर्जी जनरेट करके हाइड्रोजन रिलीज कर रहा है। इसमें अगर आप गौर करें तो ये हाइड्रोजेनोसोम, हाइड्रोजिनोसोम, हाइड्रोजन प्रोड्यूसिंग बॉडी, ठीक है। तो ये जो है वो
जिसको आप कहते हैं कि ये एक इनका ऑर्गन है जिसकी बेस पे इनको क्लासिफाई किया गया। अगर आप यहाँ पर भी देखते हैं तो ये जो ऑर्गेनिजम्स है पैराबैसिलिड्स, जिनके बारे में यही बात कही हुई है। और ये वो ग्रुप है, एक बात मैं आपको यहाँ पर बता दूं, ये वो ग्रुप है जिनके अंदर वो नहीं है। कल जो हमने बात की थी सिस्टोस्टोम, साइटोस्टोम जिनको हमने कल कहा था ना, इनमें वो नहीं है। यहाँ पर खास तौर पर ये बात लिखी हुई है, ये देखिए, सिंस दे डू नॉट हैव अ डिस्टिंक्ट साइटोस्टोम दे यूज फेगोसाइटोसिस टू engulf फूड आइटम्स। जी बेटा, साइटोस्टोम क्या था? सर वो साइटोफेरेंस, वो माउथ की तरह का स्ट्रक्चर। माउथ की तरह का स्ट्रक्चर जो ग्रूव था ना, वो इस ग्रुप में नहीं है, वो पैराबिसैलिया में नहीं है। ठीक है, पैराबिसैलिया में क्योंकि ये वाला स्ट्रक्चर नहीं है माउथ की तरह का, लिहाजा ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या यूज करते हैं, दे स्ट्रेट फॉरवर्डली यूज फेगोसाइटोसिस टू engulf द ऑर्गेनिज्म। फेगोसाइटोसिस का इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक और जो है वो इनका यूनिक फीचर है। जी, engulfing बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद फिर ये है कि ये ग्रुप जो है ये बड़ा डेंजरस है इस लिहाज से कि इसमें बड़े ही जो है वो खतरनाक किस्म के पैरासाइट्स भी एग्जिस्ट करते हैं। ट्राइकोमोनास वेजाइनालिस ये जो है ये एक्चुअली ये हमारे यूरिनरी सिस्टम का जो है वो वो है पैरासाइट है यूरिनरी सिस्टम का। और ये स्पेशली मेल्स में भी मौजूद हो सकता है, लेकिन मेल्स में ये जो है वो हाइबरनेटेड रहता है। इट कीप्स इटसेल्फ इन स्लीपिंग। फीमेल्स में ये ज़्यादातर जो है वो डिजीज़ कॉज करता है और ख़ासा जो है वो प्रॉब्लमेटिक रहता है। जैसे ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की एसिडिटी चेंज कर देता है। अगर आप यहाँ कैम्बल में देखते हैं, यहाँ वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है, इफ़ हाँ जी, यहाँ पर लिखा हुआ है। बेनिफिशियल ऑर्गेनिज्म को आउट कम्पीट कर देता है। वहाँ पर जो भी बेनिफिशियल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये उनको सबको ख़त्म करने की सलाहियत रखता है। ये जो ट्राइकोमोनास वेजाइनालिस है, तो ये इस लिहाज से बड़ा खौफनाक पैरासाइट है। और इनका जो है वो इनकी इसी ग्रुप में पैराबैसिलिया में कॉलोनियल ऑर्गेनिजम्स भी हैं। ठीक है, इन्हीं के अंदर पैरासिटिक भी हैं और इन्हीं के अंदर फ्री लिविंग भी हैं। ये तमाम किस्म के इनमें मौजूद हैं। लेकिन यहाँ पर पैरासाइट्स के हवाले से ज़्यादा डिस्कशन हुई हुई है। ये अगर आपने देखना है, जैसे ये जो है ये पैराबैसिली पैरासाइट, ये वही जिसका हमने जिक्र किया गया। ये इनकी जो मेम्ब्रेन होती है ये ख़ास अंदाज से मूव करती है। ये इनका फ्लैजेला है, ठीक है, और ये इनकी मेम्ब्रेन है जो कि एक ख़ास अंदाज से इस तरह की मूवमेंट कर रही है। ये अगर मैं रेड से बनाने की कोशिश करूँ इसको, ज़्यादा वाज़े होगा, या वाइट से, तो ये ऐसे करके मूव कर रही है। ये इनकी मेम्ब्रेन इस तरह मूव करती है वाइल दे मूव। जब ये मूव करना शुरू होते हैं ना, जब ये मूव करना शुरू करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, जब इन्होंने जाना होता है, तो ये इनके फ्लैजेला के साथ साथ इनका जो है वो मेम्ब्रेन भी मूव करती है, जिसको अनड्यूलेटिंग मूवमेंट कहते हैं। अनड्यूलेटिंग मूवमेंट असल में ये मूवमेंट है, इसको अनड्यूलेटिंग कहते हैं। इसी तरह के मूवमेंट का वर्ड आपको मिलेगा अर्थवॉर्म की मूवमेंट में भी। इस मूवमेंट को अनड्यूलेटिंग कहते हैं और ये जो मूवमेंट है ये बेसिकली इनकी मेम्ब्रेन में भी होती है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं यूग्लिनोजोम्स। यूग्लिनोजोम्स जो हैं, यहाँ पर एक और बात है कि ये जो पैरासाइट अभी जिसका हमने जिक्र पढ़ा, उसके बारे में कहते हैं कि ये एक्चुअली पैरासाइट नहीं था, लेकिन इसके अंदर जो पैरासिटिक जीन आया है वो हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर के जरिए आया है, और ये एक बैक्टीरिया के ज़रिए। यानी आप यूँ कह लीजिए कि जो ये वाला जो प्रोटिस्ट है, ये वाला जो प्रोटिस्ट है, ये एक्चुअली हार्मलेस था अनटिल अनलेस एक पैरासिटिक बैक्टीरिया जिसके अंदर जो है वो यही जीन मौजूद था, किसी तरह से वो जीन बैक्टीरिया से किसमें ट्रांसफर हो गया, इसमें, और अब ये भी क्या बन गया, पैरासाइट बन गया। तो ये अभी कुछ अर्सा पहले बात हुई थी, पिछले चैप्टर के एंड पे भी हमारी बात हुई थी बैक्टीरिया के हवाले से और फाइलॉजेनी के हवाले से। तो हमने ये कहा था कि बैक्टीरिया जो है उनको क्लासिफाई करना बाज़ वक़्त इसलिए भी मुश्किल हो जाता है क्योंकि बैक्टीरिया जो हैं वो हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र के ज़रिए बहुत से जीन अपने अंदर इनटेक करते हैं। और फाइलोजेनेटिक सिस्टम में हमने आखिरी टॉपिक्स में ये पढ़ा था कि हमें मुश्किल क्यों पेश आती है। उसमें हमने ये पढ़ा था कि फाइलॉजेनी में
ह्यूमन में भी, आर्किया में भी, प्रोकैरिया, यूकैरिया और आर्किया, इन तीनों में जो है वो एक प्रॉब्लम ये है कि बहुत से जीन हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर के जरिए जो है वो ट्रांसफर हुए में दूसरे ऑर्गेनिजम्स में, तो उसकी वजह से किसी भी ऑर्गेनिज्म का एग्जैक्ट ऑरिजिन तलाश करना मुश्किल होता है। इसी तरीके से ये वाला जो पैरासाइट है, इसके अंदर भी ये जो जीन आया है पैरासिटिक एक्टिविटी वाला, वो एक्चुअली बैक्टीरिया से ही आया है। ठीक है, तो दिस इज द अदर ग्रुप ऑफ दिस इज द अदर ग्रुप ऑफ एक्सकेवेटा। एक्सकेवेटा का दूसरा ग्रुप है पैराबैसेलिड्स। ठीक है, अच्छा उसके बाद आ जाता है तीसरा। अगली जो की हमने बनानी है, की हम बना रहे हैं, तो उसमें एक्सकेवेटा ही है जिसका अगला ग्रुप आ जाता है यूग्लिनोजोन्स। और कल अगर आपको याद हो, जो मैंने छोटी सी आपको इस चैप्टर के हवाले से की बनाकर दी थी, उसमें जो यूग्लिनोजोन्स हैं उनकी आगे सब डिवीजन की हुई थी। ये देखिए, यूग्लिनोजोन के आगे मजीद सब डिवीजन थी। वो कौन से थे? काइनेटोप्लास्टिड्स, जिनको जूओफ्लैजिलेट्स भी कहा जाता है मिलर हार्ले में, और दूसरे यूग्लेनिड्स, जिनको फाइटोफ्लैजिलेट्स भी कहा जाता है। ये दोनों तरह के ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा एक और बात, अगर आप पुराना एडिशन कोई खोलते हैं ना मिलर हार्ले का, तो आपको शायद ये नेम मिले ही ना। जूओफ्लैजिलेट, फाइटोफ्लैजिलेट्स जो हैं, इनको जिस ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है, वो ग्रुप, उन ग्रुप्स के नेम्स भी बड़े अजीब हैं। लीनियन सिस्टम में उन ग्रुप के नेम्स भी बड़े अजीब हैं। ठीक है, तो यहां पर जो है वो आपको डिफरेंट नेम्स मिलेंगे। इसी तरीके से ये जो फाइटोफ्लैजिलेट्स, काइनेटोप्लास्टिड्स में, ये नेम तो शायद आपको मिलर हाल में बिल्कुल ही ना मिले ना, क्योंकि ये कैम्बेल जो लेटेस्ट एडिशन है उसमें दिया गया नेम है। ठीक है, तो काइनेटोप्लास्टिड्स जो हैं ये जूओफ्लैजिलेट्स हैं, और जूओफ्लैजिलेट्स के बारे में आपको पता है कि ये तीनों तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये बहुत ही जबरदस्त ग्रुप है। कॉलोनियल भी होते हैं, ये एक्सट्रीमली पैरासिटिक भी होते हैं, और इंतहाई खतरनाक हद तक पैरासिटिक होते हैं ये। ठीक है, और उसके अलावा फ्री लिविंग भी होते हैं। इनके कुछ फीचर्स होते हैं जिसके जरिए इनको पहचाना जाता है, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। डाइवर्स क्लैड है बेटा, प्रेडेटरी हेटरोट्रॉफ, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स भी हैं, मिक्सोट्रॉफ्स भी। अच्छा ये मैंने आपको कल बताना भूल गया, प्रोटिस्टा में मिक्सोट्रॉफ भी एग्जिस्ट करता है। जी बेटा, ऑटोट्रॉफ, हेटरोट्रॉफ, मिक्सोट्रॉफ। मिक्सोट्रॉफ क्या है? सर जो ऑटोट्रॉफ्स भी होते हैं और हेटरोट्रॉफ्स दोनों होते हैं। ये क्या बात हुई? ऐसा भी हो सकता है कोई? ये ऐसा भी हो सकता है? जी बेटा, किसी और को पता हो जैसे मिक्सोट्रॉफ्स वो क्या होते हैं? जुबिलिना जो है, जुबिलिना भी तो ऐसे ही है ना। सर को रेफर नहीं करता। ऑटोट्रॉफ भी है, जुबिलिना, और हेटरोट्रॉफ भी है। बेसिकली यही बिल्कुल ठीक बात है। एनी ने भी ठीक बात की थी, मैंने जस्ट उस बात को मोल्ड किया था। बात बिल्कुल ठीक है कि वो ऑर्गेनिज्म जो ऑटोट्रॉफ भी हो और हेटरोट्रॉफ भी हो, लेकिन एक ही टाइम पर नहीं, बल्कि उनकी जिंदगी के फेजेस होते हैं कि अगर उनमें ऑटोट्रॉफी एग्जिस्ट ना कर सक रही हो, तो वो हेटरोट्रॉफी को अपना सर्वाइवल के लिए उसको जो है वो इख्तियार कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल यूग्लिना, आपने ठीक एग्जांपल दी, यूग्लिना भी ऐसा ही ऑर्गेनिज्म है। इसके अलावा और भी आप यहाँ पर एग्जांपल्स पढ़ेंगे। ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके पास क्लोरोप्लास्ट है। ड्यूरिंग जो है वो जिसको आप कहते हैं कि बाइनरी फिशन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट आता है। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है कि जब आप देखते हैं कि इनको जब आप डार्क में ग्रो करते हैं, ये डेड नहीं हो जाते, बल्कि ये इंस्टेड दे स्टार्ट इंजेस्टिंग। अच्छा एक और बात आपको इंटरेस्टिंग बताता हूँ कि ये हेट्रोट्रॉफ होते हैं, और जरूरी नहीं है कि ये इंजेस्शन शुरू करें, ये एब्जॉर्प्शन शुरू कर देते हैं। अब इंजेस्शन और एब्जॉर्प्शन में क्या फर्क है? सर हम इंजेक्शन करते हैं, मतलब फूड इनटेक करके उसका ब्रेक डाउन किया जाता है, जबकि एब्जॉर्प्शन जैसे कि फंजाई जो एब्जॉर्ब करता है फूड को। आपने एक बात कंप्लीट कर दी, दूसरी बात मैं कंप्लीट कर देता हूं। जब फूड को बॉडी या सेल के अंदर ले जाके ब्रेक किया जाए, मैक्रोमोलिक्यूल बॉडी के अंदर ले जाया जाए और उसको ब्रेक किया जाए, ये इंजेस्शन है। मैक्रोमोलिक्यूल को बॉडी से बाहर तोड़ा जाए और उसके कंपोनेंट्स को एब्जॉर्ब किया जाए, ये एब्जॉर्प्शन है। अब ये जो फिनोमिना है ये इनमें होता है कि ये सम टाइम कुछ ऐसे जूओफ्लैजिलेट्स भी होते हैं, कुछ ऐसे काइनेटोप्लास्टिड्स भी होते हैं, वो ऑर्गेनिज्म जो क्या करेंगे, जो कि अपना क्लोरोप्लास्ट लूज कर देंगे। क्लोरोप्लास्ट लूज यानी फोटोसिंथेसिस खत्म। लेकिन उसके बाद ये एब्जॉर्प्शन की तरफ भी जा सकते हैं, और इनके कुछ इंडिविजुअल्स जो हैं वो इंजेक्शन की तरफ भी जा सकते हैं, यानी फोटो वो सॉरी फाइगोसाइटोसिस भी कर सकते हैं। ठीक है,
इनका जो एक बड़ा यूनिक फीचर है जिसके जरिए इनको माइक्रोस्कोप में पहचाना जाता है वो देखिए बड़ा मजे का है। द मेन मॉर्फोलॉजिकल फीचर दैट डिस्टिंग्विशेस प्रोटिस्ट इन दिस क्लैड इज द प्रेजेंस ऑफ रॉड विद आइदर अ स्पाइरल और क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर इनसाइड ईच ऑफ देयर फ्लैजेला। इनके फ्लैजेला में बड़े ही पर्टिकुलर किस्म के स्ट्रक्चर होते हैं। ये देखिए, इनके फ्लैजेला को अगर क्रॉस सेक्शन किया जाए, इनके फ्लैजेला को अगर जूम किया जाए, तो इनके फ्लैजेला में आपको इस तरह के रॉड्स नजर आते हैं, खास तौर पर स्पाइरल शेप में। ये देखिए, तो इसका मतलब है कि इनका जो फ्लैजेलर स्ट्रक्चर है वो इनका डिस्टिंग्विशिंग फीचर है, वो इनको डिस्टिंग्विश कर रहा है। इनको आपने अगर पहचानना है बाकियों की निस्बत, तो इनका जो है वो फ्लैजेला के जरिए आप पहचान सकते हैं। फिर ये है कि इनके एक ही साइड से दो फ्लैजेला निकल रहे होते हैं, दो फ्लैजेला होते हैं एक ही साइड से निकल रहे होते हैं, और ये जो है वो इनका बड़ा यूनिक स्ट्रक्चर है। और इसी तरीके से माइक्रोट्यूब्यूल्स का रिंग मौजूद है। अच्छा, यहाँ से एक और बात बड़ी मजे की मैं आपको बताता हूँ, इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। ये गालिबन कैम्बल में लिखी हुई है, और वो क्या है कि जो यूकैरियोटिक फ्लैजेला है उसके बारे में यहाँ पर एक ये बात लिखी हुई है कि यूकैरियोटिक फ्लैजेला सेल की एक्सटेंशन होता है। ये बात मैंने इस अंदाज में पहली बार पढ़ी है। मुझे ये पता था कि यूकैरियोटिक फ्लैजेला, मैंने आपको बताया था एक दफा, किससे बनता है, माइक्रोट्यूब्यूल से बनता है। यूकैरियोटिक फ्लैजेला के नीचे जो स्ट्रक्चर यूकैरियोटिक फ्लैजेला को कंट्रोल करता है, इट इज एज सेम एज सेंट्रियोल्स। दरमियान में दो रिंग्स होते हैं, फिर इर्द गिर्द मजीद रिंग्स होते हैं। लेकिन यूकैरियोटिक फ्लैजेला जो है वो वाकई में सेल की एक्सटेंशन होता है। क्यों? माइक्रोट्यूब्यूल्स बेसिकली सेल के अंदर होते हैं और सेल से एक्सटेंड होके बाहर आते हैं। अब हम लोगों को ये बात तो जरूर पता है कि ये माइक्रोट्यूब्यूल से बने होते हैं, लेकिन इस अंदाज में शायद कि ये सेल की ही एक्सटेंशन होते हैं, बजाय इसके कि ये बाहर से कोई प्रोटीन बनाई जाए, सेल की सरफेस से प्रोटीन बनना शुरू हो। प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला क्या होता है? प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला का सेल के साइटोप्लाज्म से ऐसा ताल्लुक नहीं होता, बल्कि वो सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान में उसकी बेस होती है, और वहां से फॉर्मेशन होकर वो बाहर आता है। और प्रोटीन्स का वो दूसरी प्रोटीन्स का बना हुआ होता है, जिसमें हमने फ्लैजेलिन बताई थी, 21 प्रोटीन्स टोटल थी गालबन। लेकिन यहां पर प्रॉपर माइक्रोट्यूब्यूल्स के जरिए साइटोप्लाज्म से शुरू होता है फ्लैजेला और बाहर तक जाता है। तो दिस सेंटेंस वाज एग्जैक्टली वेरी इंटरेस्टिंग। कॉन्सेप्ट पुराना था, लेकिन जो सेंटेंस था वो बड़ा मजे का था कि ये सेल की ही एक्सटेंशंस होती हैं जो कि यूकैरियोटिक फ्लैजेला में होती हैं। अब यहाँ पर जो है वो, या इनके अंदर इनको काइनेटोप्लास्टिड्स क्यों कहा जाता है, और इनको ज़ूओफ्लैजेलेट्स उधर क्यों कहा गया, और यहाँ पर इनको काइनेटोप्लास्टिड्स क्यों कहा जाता है? बेटा, इनके अंदर विजिबल माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और दैट कंटेन्स एन ऑर्गेनाइज्ड मैस ऑफ डीएनए कॉल्ड काइनेटोप्लास्ट। अब ये एक वो चीज़ है जिसके बारे में मैं अगर कोई पेपर बनाऊं तो मैं ये स्टेटमेंट जरूर दूं एमसीक्यू में। मैं ये स्टेटमेंट जरूर दूं कि अ लार्ज माइटोकॉन्ड्रिया विद अ ह्यूज मैस ऑफ डीएनए इज कॉल्ड, नीचे कई नाम, हाइड्रोजिनोसोम, माइटोसोम, साइटोस्टोम्स, या काइनेटोप्लास्टिड, चार ऑप्शन में दूं। और ये एक ऐसा एमसीक्यू है जो जब तक लाइंस नहीं पढ़ेगा वो नहीं गैस कर सकता, क्योंकि काइनेटोप्लास्टिड उसको सामने नजर तो आ जाएगा कि ज़ूओफ्लैजेलेट का माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो क्या है, वो काइनेटोप्लास्ट है। लेकिन ऑर्गेनाइज्ड मैस ऑफ डीएनए, ये सात स्टेटमेंट ये थोड़ी सी कंफ्यूज कर देती है बच्चों को कि पता नहीं वो काइनेटोप्लास्ट है कि नहीं है। ठीक है, तो ये वो स्टेटमेंट है जो बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन इस तरह की चीजें आ जाती हैं। हाइड्रोजिनोसोम के बारे में आ सकता है, साइटोस्टोम्स के हो सकते हैं, साइटोफेरिंग्स होते हैं, साइटोपाइज हो सकते हैं, ये तमाम। मैं कल क्लास से फ्री होकर सोच रहा था, मैंने कहा क्या मुझे खुद याद है? मैं खुद भूल जाता हूँ यार, वो क्या था, वो किस किस फाइलम में था, उसके किस ग्रुप में था। अब ये चीजें मैं साथ साथ क्यों बता रहा हूँ? मैं ये साथ साथ चीजें इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ चीजें निशानियां होती हैं। ठीक है, अब साइटोफेरिंग्स एक कॉमन सा फीचर है जो कि उनमें मौजूद है, फोर्निकेटा में या डिप्लोमोनेड्स में। दूसरी तरफ आ जाइए, जो पैराबैसेली हैं उनमें साइटोफेरिंग्स नहीं है। ठीक है, उनमें साइटोस्टोम नहीं है। काइनेटोप्लास्टिड, अच्छा उसका माइटोकॉन्ड्रिया वो माइटोसोम है, सबसे पहले का फोर्निकेटा का या डिप्लोमोनेड का माइटोस्टोम है, माइटोसोम सॉरी। दूसरे का हाइड्रोजिनोसोम है, इसका माइटोकॉन्ड्रिया काइनेटोप्लास्टिड है।
तो ये फीचर्स हैं और ये साथ 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 क्लासिफिकेशन के चलते हैं। तो क्लासिफिकेशन की प्लस डिस्टिंग्विशिंग फीचर ये आपको पता होने चाहिए। कॉमन फीचर आपने मिलर से पढ़ लिए थे कि ये क्या क्या कर सकते हैं, लेकिन जो डिस्टिंग्विशिंग फीचर हैं वो इनके अंदर अंदर मौजूद हैं। ठीक है, अच्छा जी, यहां पर गौर कीजिएगा कि ट्राइपेनोसोमा ये है वो चीज जो इंतहाई खौफनाक पैरासाइट है। और ये पैरासाइट जो है ये बहुत कनिंग है। कनिंग का मतलब इंतहाई मक्कार, चालाक, एक्सट्रीमली कनिंग। अब ये क्या करता है, ये ज्यादातर अफ्रीका में जो है वो डिजीज कॉज करता है और इसकी कई टाइप्स हैं। अगर मैं आपको मिलर हार्ले से बताऊं तो मिलर हार्ले में वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि जो ट्राइपेनोसोमा है इसकी कई टाइप्स होती हैं। किधर गया, हाँ यहाँ पे होगा। ये देखिए, इसके 3 जीनस है। मुझे मिलर हार्ले का यही तो असल में फायदा हुआ है। इसका एक्चुअल साइंटिफिक नेम है ट्राइपेनोसोमा ब्रुकाए, ये इसका नेम है, ट्राइपेनोसोमा ब्रुकाए। अच्छा, यहां से देखिए इसकी सब स्पीशीज भी हैं आगे। दिस स्पीशीज इज सब डिवाइडेड इनटू 3 सब स्पीशीज, ट्राइपेनोसोमा ब्रुकाए ब्रुकाए, ट्राइपेनोसोमा ब्रुकाए गैम्बियंस, ट्राइपेनोसोमा ब्रुकाए रोडिसियंस। ये 3 सब स्पीशीज हैं। इनमें से एक जो है वो नॉन ह्यूमन मैमल्स को डिजीज कॉज करती है, यानी ये तीनों पैरासिटिक हैं। ट्राइपेनोसोमा ब्रुकाए ब्रुकाए, ट्राइपेनोसोमा ब्रुकाए गैम्बियंस, ट्राइपेनोसोमा ब्रुकाए रोडेसियंस। ये तीनों जो हैं वो पैरासिटिक हैं। जो फर्स्ट है ट्राइपेनोसोमा ब्रुकाए ब्रुकाए, ये नॉन ह्यूमन मैमल्स के लिए। बाकी दोनों जीनस जो हैं, बाकी दोनों सब स्पीशीज वो ह्यूमन की डिजीज हैं। और ये डिजीज कैसे कॉज करती हैं आइए देखते हैं। इनके डिजीज कॉज करने का सबसे पहले तो ये होता है कि जैसे हमने कल भी पढ़ा था कि ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके दो दो होस्ट होते हैं। एक इनका इंटरमीडिएट होस्ट होता है और एक उनका इनका जो है वो सेक्सुअल स्टेज वाला होस्ट होता है। इनका जो सेक्सुअल स्टेज होती है, सेक्सुअल सेक्सुअल स्टेज, वो किस में होती है? वो इनकी होती है एक फ्लाई जिसको आप कहते हैं सेट सी फ्लाई। ठीक है, इसको सीसी कहा जाता था, बट अगर आप नेट पर इसकी प्रोनाउंसिएशन देखें तो इसमें जो है वो सेट सी है। और बेसिकली ये जो सीसी है ना, ये असल में ब्रिटेन वो है प्रोनाउंसिएशन। ये जो है वो ब्रिटन्स क्या करते हैं, ये वर्ड्स के दरमियान में आने वाले टी को साइलेंट कर देते हैं। तो ये बनता है से सी, से सी। ये सीसी नहीं बनता, ये सेट सी बनता है। या अगर आप उसको अमेरिकन एक्सेंट में करेंगे तो ये सेट सी बनेगा। ठीक है, तो ये सेट सी फ्लाई जो है सबसे पहले, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ट्राइपेनोसोमा ब्रुकाए और गायर्डियंस कह देते हैं। ठीक है, क्योंकि इसने ह्यूमन को करना है। ब्रुकाए ब्रुकाए जो है वो तो नॉन ह्यूमन है। अब ये जो है सबसे पहले ये जाता है किसमें, अपने होस्ट फ्लाई में। होस्ट फ्लाई जिसका मैंने आपको कहा सेट सी फ्लाई, इसके सबसे पहले जाकर स्टमक में जाता है, गैस्ट्रिक सिस्टम में, इसके जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम में। वहाँ जाके ये क्या करता है, डिवाइड होता है, थोड़ा सा मेच्योर होता है, डिवाइड होता है। डिवाइड हो जाने के बाद उसके बाद क्या होता है कि जब ये थोड़ा सा मेच्योर हो जाता है, अ बिट मेच्योर्ड, तो मेच्योर हो जाने के बाद ये डायरेक्ट जाता है कहाँ, उसके सलाइवा में, सलाइवरी ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड्स। अब ये जो सेट सी फ्लाई है इसने ह्यूमन से ब्लड लेना होता है, जस्ट लाइक मॉस्किटो, ह्यूमन से इसने ब्लड लेना होता है। तो ये क्या करता है, इट बाइट्स द ह्यूमन। अब यहां से आगे बारी शुरू हो गई ह्यूमन की। ह्यूमन में क्या होता है कि ये जो है वो जाता है और इसमें अ सिंगल टाइप ऑफ प्रोटीन इज प्रेजेंट एज ए सेल कवर। इसके सेल के ये जो जो चीज ह्यूमन में जाती है ना, यहाँ पर आप अगर मिलर हार्ले में सेंटेंस देखें तो बड़ा इंटरेस्टिंग सेंटेंस लिखा हुआ है। और वो क्या है कि, सॉरी वो कैम्बल में कहता है कि ये देखिए बेट एंड स्विच। बेट एंड स्विच क्या है, द surface of trypanosome is coated with millions of copies of a single protein। पूरी जो सरफेस होती है ट्राइपेनोसोमा की, उसके ऊपर मिलियंस ऑफ प्रोटीन्स होती हैं, लेकिन एक ही टाइप की प्रोटीन्स होती हैं।
पहले हमारा इम्यून सिस्टम उस प्रोटीन को रीड करता है और उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बना लेता है, लेकिन उतनी देर में ये अपनी अगली जनरेशन क्रिएट कर चुका होता है, और अगली जनरेशन के ऊपर जो प्रोटीन होती है वो पेरेंट जनरेशन से डिफरेंट होती है। मैं दोबारा बताता हूँ, ये ऐसा ही है कि आप एक घर में दाखिल हुए, वैसे एक और मिसाल भी मेरे ज़हन में आ रही है, लेकिन उसको चलें छोड़ें, है वो बहुत इंटरेस्टिंग। एक आप जो है वो ये घर में कोविड सॉरी बाद में सर, ये कोविड की भी ले सकती है ना कि इसके एक स्ट्रेन के खिलाफ जैसे वैक्सीन बन जाती है। बेसिकली कोविड भी ऐसी इतनी तेजी से नहीं करता, कोविड भी इतनी तेजी से नहीं बदलता जितनी तेजी से ये कर लेते हैं। हाँ, आप उसको कह सकती हैं, HIV को कह सकती हैं, HIV के हवाले से इतनी तेजी से हो सकता है। जी आप समीना कुछ कह रही थी? सर मैंने क्या वो एग्जांपल बता दें। एग्जाम्पल बेटा ये है कि जब ख़वातीन ब्यूटी पार्लर में जाती हैं तो उससे पहले जो है वो डिफरेंट तरह की दिख रही होती हैं, लेकिन जब ब्यूटी पार्लर से बाहर आती हैं तो वो डिफरेंट तरह की जो हैं वो दिख रही होती हैं। बिल्कुल ऐसे ही जब ये ट्राइपैनोसोमा हमारी बॉडी के अंदर आता है तो उसके ऊपर एक डिफरेंट तरह की प्रोटीन लेयर होती है, और वो सारी प्रोटीन एक ही तरह की होती है। हजारों मोनोमर्स होते हैं उस प्रोटीन्स के, और वो सारी कोटेड होती है सेल के ऊपर। लेकिन क्या होता है जी बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन क्या होता है कि जब वो एक दफा डिवाइड करके उसके बाद सेल को बर्स्ट करके बाहर निकलता है तो क्या होता है कि उसके ऊपर की प्रोटीन जो उसके ऑफस्प्रिंग्स होते हैं उनके सब की प्रोटीन चेंज हो चुकी होती है। अब वो जो प्रोटीन चेंज हो चुकी होती है हमारा इम्यून सिस्टम उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता, तो वो एक और सेल में चले जाते हैं। अब वो हर एक अलग अलग सेल में जाएगा और अब उनके जो ऑफस्प्रिंग निकलेंगे उनकी प्रोटीन डिफरेंट होगी। तो हर दफा प्रोटीन चेंज करता चला जाता है। इसको कहते हैं बेट एंड स्विच। बेट क्या होता है? बेट होता है लालच, बेट होता है धोखा। जैसे आप किसी को दिखाएं सजी मारे खबी, सीधा हाथ दिखा के उल्टा हाथ मार दें, दिस इज अ बेट। बेट एंड स्विच, पहले आप सीधा हाथ दिखा के उल्टा मारें, फिर उल्टा दिखा के सीधा मार दें। बेट एंड स्विच। आपने उसको एक वो हड्डी डाली, इम्यून सिस्टम को एक तरह का एंटीजन दे दिया, इम्यून सिस्टम ने एंटीबॉडी प्रोड्यूस की, आपने दूसरी प्रोटीन बना ली। बाहर निकले, इम्यून सिस्टम ने अगली प्रोटीन को रीड करके उसकी एंटीबॉडी बनानी चाहिए, आपने तीसरी प्रोटीन बना ली। दिस इज बेट एंड स्विच। ये फिनोमेना इसके अंदर होता है, और ये पकड़ा नहीं जाता। एक दफा जब बॉडी में आ जाए तो उसके बाद पकड़ा नहीं जाता। सिर्फ ये जो प्लाज्मोडियम है ना, प्लाज्मोडियम जिसका मैं कल बात कर रहा था और ये आज इसकी, इनका सिर्फ एक ऐसा फेज होता है जिसकी वैक्सीन बन सकती है, और वो कौन सा फेज होता है? जब ये बॉडी में जस्ट एंटर होते हैं। जिस वक्त ये बॉडी में एंटर होते हैं उससे पहले अगर वैक्सीन हुई हुई है तो फिर ये कहीं नहीं जाते, पकड़े जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि ट्राइपैनोसोमा बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो किस तरह की प्रोटीन कोड करके आ रहा है उसको पकड़ना खासा मुश्किल होता है। इसी वजह से आज तक ये एक परेशानी है इनमें, अफ्रीका में ये एक परेशानी है, और ये अच्छी खासी डेंजरस डिजीज कॉज करती है, जिसको आप स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं। मैं आमतौर पर बच्चों को बताया करता हूँ कि आप 2-3 दिन तक सोते रहते हैं, तो FSC के बच्चे जो है ना वो कहते हैं सर वाह वाह क्या बात है, इतनी देर की नींद। उसके बाद मैं कहता हूँ बेटा फिर आप सो जाते हैं, फिर आप कभी नहीं उठते, तो वो एकदम ऐसे आंखें फाड़ के मुझे देखना शुरू हो जाते हैं। तो बेसिकली ये होता है कि इसमें आपकी बॉडी का खास तौर पे ब्रेन के ऊपर काफ़ी इफेक्ट होता है। और ये देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ होगा, नहीं जी, इसमें होता क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एंटर हो जाते हैं, जनरल एपैथी सुस्ती आ जाती है, मेंटल डलनेस, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, स्लीपीनेस डेवलप्स, एंड इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स मे फॉल asleep ड्यूरिंग नॉर्मल डे टाइम एक्टिविटीज के दौरान ही, और डेथ हो जाती है अकरिंग इन नर्वस सिस्टम एज वेल एज फ्रॉम द हार्ट फेलियर, मेल न्यूट्रिशन, अदर वीकेंड कंडीशंस। ये कंडीशन इसमें होती है जब ये एक दफा इफेक्ट कर देता है। तो ये अच्छा खासा खतरनाक। अच्छा, ये जो ग्रुप मैं आपको ज़ूओफ्लैजिलेट्स का बता रहा हूँ ना, ज़ूओफ्लैजिलेट्स का जो ग्रुप है वो बेसिकली सिर्फ इन्हीं पर मुश्तमिल नहीं है, लेकिन आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर ये वो ऑर्गेनिज्म बताया गया है जो प्रॉब्लमेटिक है, सबसे ज़्यादा परेशानी कॉज कर रहा है, प्रॉब्लम कॉज कर रहा है। ये इस वजह से जो है वो यहाँ पर आपको बताया गया, सारे इस तरह के नहीं है। जैसे इन्हीं में गालिबन ट्राइकोनिम्फा भी हैं, ठीक है, ट्राइकोनिम्फास भी हैं जो बड़े अच्छे सिम्बायोटिक हैं, सिम्बायोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। मैं अभी एक मिनट रुकिएगा, एक पिछला ऑर्गेनिज्म कौन सा पढ़ा था हमने यहाँ पे पैराबैसेलिया में? ट्राइकोमोनास, हाँ ट्राइकोमोनास था ये। तो ये ट्राइकोमोनास
ट्राइपैनोसोमा, ट्राइकोनिम्फा, ये तीनों डिफरेंट है, ठीक है। तो ट्राइकोमोनस और ट्राइपैनोसोमा दोनों पैरासिटिक हैं। ट्राइकोनिम्फा जो है वो सिम्बायोटिक होता है, वो फ्री लिविंग नहीं होता, वो गट के अंदर रह रहा होता है। फिर एक और डिजीज होती है इसकी वजह से, गौर कीजिए, वो क्या होती है, वो है चेगास डिजीज। और ये ब्लड सकिंग इंसेक्ट के जरिए जो है कंजस्टिव हार्ट फेलियर कॉज कर सकती है, ठीक है। ये भी ज़ूओफ्लैजिलेट्स की वजह से होती है, काइनेटोप्लास्टिड्स की वजह से होती है, ठीक है। जी बेटा, कुछ सवाल है तो बताइए। सर जो आपने वो फ्लैजिला का बताया कि सेल की एक्सटेंशन है, तो फिर सर जो ये एंडोप्लाज्म और एक्टोप्लाज्म है, ये तो फिर उस फ्लैजिला में भी होंगे? नहीं 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 नहीं, ये प्रोटीन बैंड्स हैं जो सेल के अंदर से शुरू होकर बाहर जाते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि उसके अंदर साइटोप्लाज्म होगा, नो। साइटोप्लाज्म, अब गौर करें ना बात के ऊपर, फ्लैजेला इज नॉट एन एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसके अंदर साइटोप्लाज्म हो। इट इज एन एक्सटेंडेड प्रोटीन विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम द साइटोप्लाज्म एंड इट इज एक्सटेंडेड आउटसाइड द सेल, ठीक है, सेल के बाहर तक जा रही है। अब इसका मतलब ये नहीं होगा कि जो भी चीज सेल से बाहर शो हो रही होगी उसके अंदर साइटोप्लाज्म होगा। फॉर एग्जांपल, आप कैरियर प्रोटीन्स की बात करें, कैरियर प्रोटीन्स की 3 डोमेन्स होती हैं, एक एक्सट्रिंसिक, एक इंट्रिंसिक और एक इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट वो होती है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होती है, ठीक है। अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि कैरियर प्रोटीन जो है उसके साथ आगे बाहर साइटोप्लाज्म भी आया होगा। बिल्कुल ऐसे ही ये जो प्रोटीन एक्सटेंड हो रही है, ये एक प्रॉपर एक रॉड लाइक एक्सटेंशन है जो सेल से बाहर तक जा रही है। तो इस वजह से आप इसको कहते हैं, लेकिन इसके अंदर साइटोप्लाज्म नहीं होगा। और सर जिनमें साइटोपाइज नहीं होगा, नहीं, जिनमें साइटोपाइज होगा उनमें फेगोसाइटोसिस नहीं होगी? साइटोपाइज तो बेटा वो है डाइजेस्टिव वेस्ट को रिमूव करने के लिए। वो नहीं नहीं जो नहीं सर, साइटोफेरेंक्स जो है ना वो। जी, उनमें फेगोसाइटोसिस होगी। फेगोसाइटोसिस के जरिए वो इंगल्फ करेंगे। जी बेटा, और सवाल। तो सर फिर मतलब अगर उनमें साइटोफेरेंक्स होगी तो तब भी वो फेगोसाइटोसिस के थ्रू करेंगे इंगल्फ, और अगर नहीं होगी तब भी? देखिए इस ग्रुप को जो ये जो ग्रुप है ना पैराबैसिलिया का, इस ग्रुप को फॉर्निकेटा से या डिप्लोमोनाड से सेपरेट ही इस वजह से किया गया है कि इनके अंदर ये फीचर नहीं है, इनके अंदर ये चीज नहीं है। वरना पैराबैसिलिया को फॉर्निकेटा के साथ जम करके भी बताया जा सकता था, क्योंकि दोनों के फीचर्स जो हैं वो ऑलमोस्ट सेम है। भला क्यों, दोनों का माइटोकॉन्ड्रिया रिड्यूस्ड है। आप देखें 3 ग्रुप्स आपने पढ़े हैं, तीनों में सबसे पहले किस चीज का जिक्र पढ़ा है आपने, माइटोकॉन्ड्रिया का। आपने फॉर्निकेटा डिप्लोमोनाड्स पढ़ा, पहला जिक्र माइटोकॉन्ड्रिया। बेसिलिया पढ़ा, पहला जिक्र माइटोकॉन्ड्रिया हाइड्रोजिनोसोम। काइनेटोप्लास्टिड पढ़ा या ज़ूओफ्लैजिलेट, उसमें पहला जिक्र माइटोकॉन्ड्रिया का, जिसको आपने क्या कहा, काइनेटोप्लास्टिड। तीनों का आपने पढ़ा। इसका मतलब यह है कि इनमें बहुत बड़ा फीचर जो इनको क्लासिफाई कर रहा है वो बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया है। तो अगर आप माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसकी बेस पर इनको करते, तो ये सारे के सारे ये जो दोनों है पैराबैसिलिया और फॉर्निकेटा, ये एक ग्रुप में आ सकते थे, क्योंकि दोनों का माइटोकॉन्ड्रिया रिड्यूस्ड है। लेकिन वो जो ग्रुव है वो ना होने की वजह से आपने पैराबैसिलिया से इसको सेपरेट किया। और सर ये जो काइनेटोप्लास्टिड्स हैं, इनको सिर्फ इनमें ही ऑर्गेनाइज्ड डीएनए है, बाकी में ऑर्गेनाइज नहीं है माइटोकॉन्ड्रिया में? बाकी माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना, रिड्यूस्ड माइटोकॉन्ड्रिया, उसके हवाले से किसी भी डीएनए का जिक्र नहीं है, ठीक है। यानी इसका मतलब ये है कि यूं कह लीजिए कि ये ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया हैं, यानी नॉन फंक्शनल कंपार्टमेंट है कि जो इवन डिवाइड भी नहीं हो सकता। ये वाले ऐसे नॉन फंक्शनल कंपार्टमेंट्स हैं जिनको आप कह दें कि सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल के तौर पर ये नहीं है, और इनके अंदर डीएनए वगैरह नहीं होते ताकि ये खुद ही बखुद ही डिवाइड कर सके। तो इस वजह से यहाँ और कहीं और भी इसका जिक्र नहीं है कि इनके अंदर डीएनए है या नहीं। अगर आप कॉमन चीज़ देखें तो दोनों में ये बात मौजूद है, ये बुक्स में ना, यहाँ पर देखिए मैस ऑफ डीएनए, और यहाँ पर भी अगर आप देखें तो ज़ूओफ्लैजिलेट्स में ये देखिए लार्ज माइटोकॉन्ड्रिया दैट कंटेन्स एन ऑर्गेनाइज्ड मैस ऑफ डीएनए कॉल्ड काइनेटोप्लास्ट। ये बात किसी भी और के माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में नहीं लिखी हुई, ना पैराबैसिलिया के ना फॉर्निकेटा के।
तो इसका मतलब है उन दोनों में डीएनए एग्जिस्ट नहीं करता, और वो दोनों के दोनों जो हैं वो एक कंपार्टमेंट जरूर हैं, लेकिन ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग नहीं है। प्रोटिस्टा में ना एक बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर है, और वो ये है कि प्लास्टिड्स या माइटोकॉन्ड्रिया के जीन प्रोटिस्टा के क्रोमोसोम में मौजूद हैं। आमतौर पे हम क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए होता है। हमारा अगर न्यूक्लियस का डीएनए निकाल कर देखा जाए तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया का जीन नहीं होता। लेकिन प्रोटिस्टा में एक चीज मैं रीडिंग करते हुए देख रहा था कि प्रोटिस्टा के अपने डीएनए में कुछ प्रोटिस्टा ऐसे हैं जिनके अपने डीएनए में क्लोरोप्लास्ट का जीन भी मिला, और कुछ प्रोटिस्टा ऐसे हैं जिनके अपने जीन में माइटोकॉन्ड्रिया का जीन भी मिला है। यानी माइटोकॉन्ड्रिया के फॉर्मेशन का, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया फंक्शनल है या नहीं। लिहाजा अगर आपके ज़हन में ये सवाल आता है कि अगर माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए नहीं है तो वो अगली नस्ल में कैसे जाता है, तो इसका जवाब ये है कि कुछ ऐसे प्रोटिस्टा होते हैं जिनके क्रोमोसोमल डीएनए में माइटोकॉन्ड्रिया का जीन होता है, जो कि एक रिड्यूस सा माइटोकॉन्ड्रिया बना देता है, नॉन फंक्शनल, लेकिन बना देता है। ये किसकी मिसाल होगी? ये हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर की मिसाल है कि डीएनए के कुछ जो माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए के कुछ जो जीन्स हैं वो क्रोमोसोमल डीएनए में चले गए और खुद माइटोकॉन्ड्रिया रिड्यूस हो गया। क्रोमोसोमल डीएनए से मुराद है न्यूक्लियर डीएनए। तो सर जो काइनेटोप्लास्ट है माइटोकॉन्ड्रिया में, जो डीएनए का ओरिजिन है वो यहाँ से हुआ होगा? हाँ जी, ज़ूओफ्लैजिलेट्स हैं यहाँ पे। बड़ी एक वो पूरी वो बनी हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट मुझे अगर वो मिल जाए। अगर से देर हो रही है, ठहरिएगा। यहाँ पे कहीं लिखा भी हुआ है कि इनमें से कौन था जो बेसिकली आगे चला और जिसने जो है वो, मैं आपको वो ढूंढ कर, मुझे याद नहीं आ रहा, पता नहीं वो कैम्बल में था या कहाँ था, कि इनमें से कौन था जो आगे चल के एक्चुअली एनिमल्स का एंसेस्टर बना। वो मैं देख के बताऊंगा इंशाल्लाह। मुझे अभी याद नहीं आ रहा किस जगह मैंने वो लाइन पढ़ी थी। जी बेटा, और कोई सवाल? हाँ, बल्कि एनी आपकी बात को सपोर्ट करने में हवाले से मैं कल की एक बात का हवाला दूंगा। कल मैंने आपको कहा था कि बहुत से प्रोटिस्टा के बारे में ये हाइपोथेसिस जनरेट किए गए कि माइटोकॉन्ड्रिया ना होने की वजह से उनको प्रोटिस्टा की मेन लिनिएज से अलहदा कर दिया गया था। अगर अब मैं दोबारा बोर्ड खोलूं तो आपके सामने यहाँ पर आएगा ये वाली जो क्लासिफिकेशन है, इसमें देखिए ए माइटोकॉन्ड्रिएट वाली। वो किधर गई? तो देख कितना लिया, अब समझ नहीं आती किधर है। तो ये रहा, हाँ, ये देखिए। अब एक लिनिएज ये जा रही थी जिसमें फंक्शनल माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद है, दूसरी लिनिएज ये आ रही है जिसके अंदर ये, अब मिस्टेकनली मैंने पहले लिख दिया था, लीनियर क्लासिफिकेशन में ए माइटोकॉन्ड्रिएट वालों को मेन लिनिएज से निकाल दिया गया था, मेन लिनिएज से निकाल दिया गया था। और वो इसी वजह से निकाला गया था कि जो दूसरी लिनिएजेस हैं वो आगे जाके एनिमल्स के एंसेस्टर बने हैं। ये लिनिएज फॉर्निकेटा, डिप्लोमोनिड्स, पैराबैसेलिया, ये लिनिएज एनिमल के एंसेस्टर हो ही नहीं सकते। उसकी वजह ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया इनमें रिड्यूस्ड है। और सर फिर ऐसा हुआ होगा कि ये जो जिनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, अगर ये डाइवर्ज हुए हैं तो ऑब्वियसली पहले वो ऑर्गेनिजम्स होंगे ना जिनके माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होगा, एंसेस्टर फिर वो होंगे। ऑब्वियसली ये बात तो बिल्कुल ठीक बात है कि इनमें जिस भी वजह से, क्योंकि इनमें आप देखें दोनों में एक चीज आपको कॉमन मिली है, फोर्निकेटा में भी और पैराबैसेलिया में भी। दोनों में जो चीज आपको कॉमन मिल रही है वो बेटा ये है कि दोनों एनारोबिक है। इनके अंदर वो फीचर्स मौजूद हैं, हालांकि यूकैरियोट्स हैं, लेकिन दोनों एनारोबिक हैं। इससे क्या पता लगता है कि बेसिकली इन्होंने प्रेफरेबली माइटोकॉन्ड्रिया को यूज नहीं किया, क्योंकि प्रोटिस्टा अगर माइटोकॉन्ड्रिया आ गया इसका मतलब है वो वाली एंडोसिम्बायोसिस परफॉर्म हो चुकी है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया सेल का हिस्सा बना था, वो वाली एंडोसिम्बायोसिस परफॉर्म हो चुकी है। अब उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया का यूज होना ना होना या रिड्यूस हो जाना वो उस लिनिएज की मर्जी है। अब उस लिनिएज में हुआ यही है कि माइटोकॉन्ड्रिया लैक ऑफ यूज की वजह से या किसी भी वजह से वो जो है वो रिड्यूस हो गया और वो लिनिएज बाकियों से डाइवर्ट हो गई। जी बेटा। अच्छा, अब यहां पर आप देखिए कि ये हमारे ग्रुप्स डिस्कस हो गए। नेक्स्ट ग्रुप देखते हैं जी, जिनको हमने कहा फाइटोफ्लैजिलेट्स
इनको हम मिलर हार्ले में कह रहे हैं फाइटोफ्लैजेलेट्स, लेकिन उसके साथ साथ हम जब इसको कैम्बेल में देखते हैं तो इसी ग्रुप का नाम क्या लिखा हुआ है, यूग्लेनिड्स लिखा हुआ है। यूग्लेनिड्स, इससे क्या जाहिर होता है कि दिस इज अ ग्रुप मेनली कंसिस्टिंग ऑफ यूग्लिना। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो ये पैरानॉइड, अच्छा जी, ये सिंपल सी बात है, कोई ऐसी खास बात नहीं है। अच्छा, ग्रूव इनमें भी है, अगर आप गौर करें तो ये एक छोटा सा ग्रूव इनमें भी है, लेकिन इनको हमने उनके साथ क्यों नहीं क्लासिफाई किया, पैराबैसेलिया और उसके साथ फोर्निकेटा। ग्रूव तो इनमें भी है। चलें, पैराबैसेलिया में तो ग्रूव नहीं है। जी बोलिए नहीं। सर ये फोटोसिंथेटिक होंगे? ये ऑटोट्रॉफ भी हैं, मिक्सोट्रॉफ भी हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि इनमें माइटोकॉन्ड्रिया फंक्शनल है। ठीक है, और इसके अलावा ये इनका बहुत बड़ा जो फीचर है वो ये है कि इनके अंदर जो है वो मिक्सोट्रॉफी बहुत ज़्यादा है इस ग्रुप में। ठीक है, 1 और 2 फ्लैजेला। अच्छा, यहाँ पर कहाँ लिखा हुआ, कैमल में लिखा हुआ, ये मुझे थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आ रही है। यहाँ पे यूग्लिनोसोम्स में देखिएगा, ये यहाँ पे सॉरी यूग्लेनिड्स में, सम यूग्लेनिड्स आर मिक्सोट्रॉफ्स, दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, और जाहिर सी बात है कि जब डार्क में होते हैं तो ये नहीं परफॉर्म करते। ठीक है, ये देखिए किस कदर ज़बरदस्त डायग्राम यहाँ पर दी हुई है, और इनका जो है ये फ्लैजेला और आई स्पॉट वगैरह सारा कुछ यहाँ पर शो किया गया है। लेकिन एक्चुअली ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप में जो है वो मिक्सोट्रॉफी काफ़ी ज़्यादा जो है वो एग्जिस्ट करती है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो है वो एक स्पेशल स्ट्रक्चर मौजूद है, पायरेनॉइड। ये सिंथेसाइज भी करता है और पॉलीसेकेराइड स्टोर भी करता है, जस्ट लाइक क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट जो है उसके अंदर चलें वो बनाता तो है ग्लूकोज, लेकिन क्या क्लोरोप्लास्ट स्टोर भी करता है? सुमेरा आप जवाब नहीं देंगी बेटा। जी सर, वो लिकोप्लास्ट स्टोर करता है, उसका जो हिस्सा होता है। अभी मैंने कहा आपने जवाब नहीं देना, फिर आपने माइक ऑन करके बोल दिया। क्लोरोप्लास्ट सर मुझे में लगा आपने कहा जवाब क्लोरो दे दे। नो 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 नो, अच्छा, क्लोरोप्लास्ट में अब जाहिर सी बात है क्लोरोफिल है। अब क्लोरोफिल जो है वो ग्लूकोज बनाता है, लेकिन एक और चीज जो हम भूल जाते हैं वो ये है कि क्लोरोप्लास्ट में स्टार्च के ग्रेन्यूल्स भी होते हैं। बहुत से ऐसे जो है वो प्लांट के अंदर ल्यूकोप्लास्ट तो होते हैं, सम टाइम ल्यूकोप्लास्ट होते हैं, लेकिन ल्यूकोप्लास्ट की ज्यादा अबंडेंस रूट्स में होती है, रूट्स में, जहां पर फूड स्टोर करना होता है। अब ल्यूकोप्लास्ट जो है वो रूट्स में मौजूद होते हैं और फूड पत्ते से बनाकर भेजे जाते हैं। आप समझ रहे हैं ना, जो प्लांट्स होते हैं उनमें 3 तरह के प्लास्टिड्स होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है वो फूड बनाता है, ल्यूकोप्लास्ट के बारे में कहते हैं कि वो स्टोर करता है। लेकिन ल्यूकोप्लास्ट मोस्ट अबंडेंटली कहां मौजूद होते हैं, रूट्स में मौजूद होते हैं। जबकि जो क्लोरोप्लास्ट होता है ना, वो खुद ही ग्लूकोज बनाता है और अपने ही अंदर स्टोर कर लेता है एज ए स्टार्च ग्रेन्यूल। तो क्लोरोप्लास्ट के अपने अंदर स्टार्च भी मौजूद होता है। ठीक है, इसी तरीके से ये जो पायरेनॉइड का स्ट्रक्चर है, ये एक्चुअली क्या है, सिंथेसाइजेस एंड स्टोर्स पॉलीसेकेराइड, ये इनका है। और उसके अलावा इनके अंदर क्या यूनिक चीज है, इनके अंदर फ्लैजेल है, आई स्पॉट होता है। ठीक है, जो फोटो रिसेप्टर के तौर पे काम करता है, और ये देख सकते हैं नथिंग डिफरेंट सिवाय इसके कि ये जितने भी फीचर्स हैं इनमें ये ज़्यादातर ये ऑटोट्रॉफ्स का ग्रुप है। ये बात ज़हन में रखिएगा कि ये फाइटो इनको कहा ही इस वजह से गया है कि ये ऑटोट्रॉफ्स का ग्रुप है, ऑटोट्रॉफ, मिक्सोट्रॉफ्स। ठीक है, तो ये इनका ग्रुप है। तो ज़ूओफ्लैजेलेट्स, यानी अगर आपने जैसे एक आपका ग्रुप आ गया, ये एक्सकेवेटा जो है, एक्सकेवेटा एक्सकेवेटा का ग्रुप आ गया यूग्लिनोजोन्स। ठीक है, अब ये यूग्लिनोजोन्स जो हैं इनका एक ग्रुप क्या बना था, ज़ूओफ्लैजिलेट, एक ग्रुप ये बना था, दूसरा ग्रुप बना था यूग्लेनिड्स या फाइटोफ्लैजिलेट्स। तो इन दोनों में बुनियादी फर्क सिर्फ ऑटोट्रॉफी का है, वरना इन दोनों का डीएनए भी बहुत मैच करता है। ये मोनोफाइलेटिक है, ये एक्सट्रीमली मोनोफाइलेटिक है। अगर आप एफएससी की बुक पे जाकर पढ़ें, मैं बहुत कम मिसाल देता हूँ क्योंकि वहाँ ज़्यादातर बातें गलत हैं। अगर आप एफएससी की बुक देखें तो वहाँ जहाँ यूग्लिना एक्सप्लेन हुआ है, वहाँ ये बात साफ वाज़े तौर पर लिखी हुई है कि डीएनए एनालिसिस ये बताता है कि जो यूग्लिना है और जो ज़ूओफ्लैजिलेट्स हैं, ये दोनों बहुत ही ज़्यादा मिलते जुलते हैं।
और अब इनको आप फाइलोजेनेटिकली एक ही ग्रुप में क्लासिफाई करते हैं, फाइटोफ्लैजिलेट और जूओफ्लैजिलेट, इन दोनों को। और फाइटोफ्लैजिलेट का दूसरा नाम यूग्लिनाज है। तो ये जो है वो इस अंदाज से इनको क्लासिफाई फिर किया जाता है। जी बेटा, एक्सकेवेटर क्लियर हो गया? जी सर। यस सर। हाँ, अच्छा। अब अगर तो हम अगर तो हम जो है वो आए अकॉर्डिंग टू मिलर हार्ले, तो हम आते हैं सुपर ग्रुप एमीबोजोआ पे, ठीक है, एमीबोजोआ पे। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आता है कि जब आप कैम्बेल को देखते हैं तो कैम्बेल जो है वो क्या कहती है कि एमीबोजोआ SAR का एक, एमीबोजोआ जो है वो किसका सब ग्रुप है? यूनिकॉन्टा का। यूनिकॉन्टा का एक सब ग्रुप है एमीबोजोआ। यानी मिलर हार्ले ने डायरेक्ट इसको डिस्कस किया, ठीक है। हम अब आएंगे अकॉर्डिंग टू दिस। पहला हमने डिस्कस कर लिया, अब सेकंड नंबर पे हम ये डिस्कस करेंगे। इसको डिस्कस करके तो हम यहाँ पर जो है वो इसके तीनों ग्रुप्स पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हमने इधर आना है, फिर आकर हमारी दोबारा बारी आएगी। अच्छा, एक और बात आपको बताऊं कि मिलर हार्ले ने इसको भी डिस्कस किया हुआ है, एल्वियोलेट्स को भी डिस्कस किया हुआ है, मिलर हार्ले ने राइजेरियंस को भी डिस्कस किया हुआ है। यानी इसका मतलब ये है कि मिलर हार्ले ने सिर्फ उन ग्रुप को डिस्कस किया है विच आर रिलेटेड टू एनिमल्स, एमीबोसोन्स, एल्वियोलेट्स, राइजेरियंस। बाकी जो है वो हमने क्योंकि पढ़ने हैं, लिहाजा हम इसको साथ साथ देखते रहेंगे। तो अब हमारा जो बेसिकली ग्रुप स्टार्ट होता है वो ग्रुप नंबर 2 है, SAR, स्ट्रेमिनोपाइल्स और एल्वियोलेट्स और राइजेरियंस। बेसिकली ये ग्रुप जो है ये इंतहाई कंट्रोवर्शियल है। अगर आप जो है वो कैम्बेल में रीड करें तो ये वाजे तौर पर लिखा हुआ है कि इट इज़ एक्सट्रीमली कंट्रोवर्शियल ग्रुप। क्यों? क्योंकि इस ग्रुप का कोई सरनेम है ही नहीं। इस ग्रुप का सरनेम सिर्फ स्ट्रेमिनोपाइल्स का S, एल्वियोलेट्स का A और राइजेरियंस का R लेकर इस ग्रुप को बना दिया गया है। साइंटिस्ट इस ग्रुप के बारे में जो है वो कंट्रोवर्शियल राय रखते हैं कि ये ग्रुप जो है ये इस तरह का ग्रुप नहीं होना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त जो ज़्यादातर हैं वो इस बात को प्रेफर करते हैं कि फाइलॉजनी के हवाले से क्लासिफिकेशन की जाए, लिहाजा आप जो है वो इस तरह का ग्रुप बना देते हैं। दिस ग्रुप, ये देखिए लाइन पढ़िएगा, सुपर ग्रुप हैज़ अ लार्ज extremely diverse collection of protists. To date, this subgroup has not received a formal name but is instead known by the first letters of major classes SAR. Some morphological and DNA sequences data suggest that two of these groups, Straminopiles and alveolates, originated from more than billion years ago. ठीक है, ये दो ग्रुप ज्यादा पुराने हैं और जो दो ग्रुप्स हैं स्ट्रेमिनोपाइल्स और एल्वियोलेट्स ये ज्यादा पुराने हैं, ठीक है। और इनके जो कॉमन एंसेस्टर है उसने रेड एलजी को इंगल्फ किया था। अच्छा जी, अब आपको याद है रेड एलजी के एंगल्फिंग में क्या हुआ था? रेड एलजी की एंगल्फिंग में सेकेंडरी एंडोसिम्बायोसिस हुई थी। अगर मैं दोबारा बताऊं आपको तो दोबारा इसका ग्राफ अगर हम देखें तो यहाँ पर होगा, ये रहा, गौर कीजिए। पहले रेड एलजी ने प्राइमरी एंडोसिम्बायोसिस की और एक साइनोबैक्टीरियम को इंगल्फ कर लिया। फिर एक बड़े ऑर्गेनिज्म ने रेड एलजी को इंगल्फ कर लिया। इसका मतलब है ये बेसिकली क्या है? इट इज एंसेस्टर ऑफ द ग्रुप SAR। क्योंकि वहां पर ये लाइन लिखी हुई है कि जो स्ट्रेमिनोपाइल्स हैं, यानी इनका जो एक ग्रुप है स्ट्रेमिनोपाइल्स और एल्वियोलेट्स, ये जो ग्रुप्स हैं इन दोनों ग्रुप्स का जो एंसेस्टर है उसने रेड एलजी को इंगल्फ किया था। तो इसका मतलब है कि वो सेकंड, इनका जो एंसेस्टर है वो सेकेंडरी एंडोसिम्बायोसिस का नतीजा है, ठीक है। तो एक तो ये बात है। अब साइंटिस्ट को ये बात बड़ी चुभती है जिसकी वजह से such an origin for straminopiles and alveolus is referred to as secondary endosymbiosis. Some species in this group lack plastids or their remnants. अब ये जो है प्रॉब्लम कि इसी के कुछ ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें ना तो प्लास्टिड मौजूद है और ना उसके रेमनेंट्स हैं। ये एक बड़ी कंफ्यूजिंग सी बात है कि एंसेस्टर वो था जिसने रेड एलजी को एंडोसिम्बायोसिस के जरिए अपना पार्ट बना लिया, लेकिन कुछ डिसेंडेंट है जिनमें रेड एलजी एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा।
इनमें रेड एलजी एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा और उसके रेमिनेंट जीन्स भी डीएनए में एग्जिस्ट नहीं कर रहे। तो ये कंट्रोवर्सी आ जाती है कि एंसेस्टर फोटोट्रॉफ ऑटोट्रॉफ, ठीक है, जिसने रेड एलजी को एंगल्फ किया, डिसेंडेंट्स में कुछ हैं जिनमें रेड एलजी का नामो निशान भी नहीं है। यहां पर कंट्रोवर्सी आती है जिसकी वजह से सिचुएशन क्रिएट होती है। लेकिन क्योंकि ये मैक्सिमम पार्सिमनी की वजह से मोनोफाइलेटिक बन रहा है ये ग्रुप, इसमें कोई शक नहीं है कि जब आप एक दफा इसको जो है यार है मोनोफाइलेटिक, लेकिन उसकी जो कंप्लीट रिसर्च की वजह से फिर आप कहते हैं कि ये कंट्रोवर्शियल है। बहरहाल इसमें कोई शक नहीं। जी बेटा क्लियर है? जी सर।